नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां आपको दिखाऊंगी दुनिया भर में जंग की तस्वीर किस तरीके से बदलते जा रही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है, लेकिन उसकी मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है और एक बार फिर से व्यापार प्रभावित हुआ है क्योंकि 2 समुद्री मार्गों को बंद कर दिया गया है। उधर यूरोप में सुलगते जंगी फ्रंट में अब और भी देश शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताती हूं कि आखिरकार वो आज 3 कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहली खबर के बारे में जान लीजिए। अमेरिका और इजरायल ने जिस मकसद से ईरान पर हमला किया वो मकसद तो किनारे हो गए, लेकिन अब ईरान पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है और ईरान लगातार दुनिया के अहम सप्लाई रूट्स पर कब्जा जमा रहा है। पहले उसने हॉर्मुज और अब हूतियों के माध्यम से बाब अल मंडेब पर कब्जा जमा दिया है। एक तरफ खाड़ी देशों को घुटनों पर ला रहा है ईरान, दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है। तो ईरान की ये पूरी रणनीति क्या है उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं। यूरोप और यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार जंग देख रहे हैं। यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार जंगी मोर्चा सुलग रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं, लेकिन अब यह जंग और भी ज्यादा खतरनाक होने के स्तर पर है। इस जंग में एक बार फिर उत्तर कोरियाई सैनिक शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय देश भी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। सवाल यह है कि क्या पुतिन का क्रोध यूरोप को जलाएगा या फिर यह जंग अभी और भी लंबे समय तक चलती रहेगी। आज हम इस बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। आखिर तीसरी खबर के बारे में भी जान लीजिए। ईरान को अमेरिका और इजरायल ने जितना कमजोर समझा था, वास्तव में ईरान उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर निकला है। वो आज अकेले ही अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी देशों का मुकाबला कर रहा है। ईरानी मिसाइल्स लगातार मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस में तबाही फैला रही है। इन सब के बीच में यूक्रेन ने ईरान के शिप पर हमला कर दिया, तो ईरान ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट का महाबली बनकर के ईरान उभरा है और अपने दम पर दुनिया भर के मुल्कों को जवाब दे सकता है। आज इसके बारे में आपको बताऊंगी, तो चलिए करते शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की सबसे पहली खबर। और खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और तेल टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। बारूदी सुरंग से टकराने के बाद ब्लास्ट हुआ है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से यह जानकारी मिली है कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंग का खतरा बढ़ सकता है और यह बारूद किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने ही बिछाया है, जिसकी वजह से गाहे बगाहे अब तेल टैंकर उससे टकरा रहे हैं। एक घटना पहले भी हुई थी, दूसरी घटना फिर से सामने आ गई है कि बारूदी सुरंग से टकराने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें जरा देखिए, कैसे धू-धू करके ये तेल टैंकर पूरी तरीके से जलते हुए राख होने की कगार पर पहुंच गया है। हॉर्मुज में ये बारूदी सुरंग का खतरा सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अब ये कम हो गया है। हमने आपको विस्फोट में बताया भी था कि जो भी बारूद बिछाई गई थी हॉर्मुज के रास्ते में, उसे बिछा करके ईरान खुद भूल चुका है, क्योंकि लहरों के साथ वो बारूद भी बह गया और अब वो तेल टैंकर से, शिप्स से टकरा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी की सबसे बड़ी अरामको रिफाइनरी पर हमले की तस्वीरें जारी की गई है। अल मसीरा चैनल ने ये हमले की तस्वीरें जारी कर दी है। हूती आतंकियों ने जिजान में इस पर हमला किया था और अरामको रिफाइनरी पर यह जो हमला किया गया था उसके बाद ये बताया गया कि यह जगह पूरी तरीके से बंद है, इसे खोलने में एक लंबा वक्त लगने वाला है। जरा ये तस्वीरें देखिए, यारों अरामको से तस्वीरें आई हैं। अरामको तेल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, जिसका रेवेन्यू इतना ज्यादा आता है कि हर कंपनी से सबसे ज्यादा कमाई अरामको करके देता है। और जब इसे इस तरीके से आघात पहुंचता है तो 6-6 महीने, 1-1 साल के लिए इसे बंद करना पड़ता है ताकि इसे वापस से रिस्टोर किया जा सके, सुधारा जा सके। अब एक लंबा वक्त फिर से इंतजार करना होगा कि अरामको सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दे। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है, सऊदी और हूतियों के बीच में छिड़ी हुई ये जंग सीधे सीधे अरामको को अपनी जद में ले रही है। हालांकि अलग अलग इलाके से ये तस्वीरें जब जारी की गई हैं तब पता चलता है कि अरामको में हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज बंद, बाब मंडेब बंद, तो आप ऐसे में समझ लीजिए अरामको को पहुंचा हुआ ये नुकसान आपकी जेब पर, आपकी कार पर, आपकी गाड़ी पर असर डालेगा, क्योंकि तेल की सप्लाई नहीं, गैस की सप्लाई नहीं, दोनों मार्ग बंद है और अरामको का हाल खराब है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लगी हुई आग ऐसा नहीं है कि वहीं पर लगी हुई है और ये खत्म हो जाएगी। ये आग दुनिया को जला करके खाक करेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको बताती हूँ। मुस्तफा खामनेई से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां मुस्तफा खामनेई का हिजबुल्लाह को साफ संदेश चला गया है। अब उनकी तरफ से क्या संदेश दिया गया? डटे रहो, जीत मिलेगी, ये मुस्तफा खामनेई ने कहा है। हिजबुल्लाह के नाम खामनेई ने एक चिट्ठी जारी कर दी है और उन्होंने सीधे कहा है मुजाहिदीन की जीत तय है, आपको वहां से हिलना नहीं, आपको डटे रहना है। लेबनान में एक अलग संघर्ष चल रहा है और इन सब के बीच में हिजबुल्लाह को जो संदेश जारी किया गया है उससे वो और मजबूत होगा और पूरी ताकत के साथ अब ईरान का सहयोग करते हुए इजराइल पर बड़े हमले करेगा। मुस्तफा खामनेई का क्योंकि संदेश मिल गया और हिजबुल्लाह तो इन्हीं के लिए काम करता है। दुनिया जानती है कि हिजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी है। तो ये मुस्तफा खामनेई ने जो हिजबुल्लाह को संदेश पहुंचाया है और सीधे सीधे ये कहा है कि आपको डटे रहना है, तो अब ये समझ के चलिए कि ये युद्ध नहीं समाप्त होने वाला। बातचीत कितनी भी कोशिशें हो जाए बैकडोर से, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। लेबनान में क्योंकि इजराइल बड़ा एक्शन लगातार करते जा रहा है, उसने अली ताहिर इलाके में कार्रवाई कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह कार्रवाई की है। सुरंग पर इजरायली ड्रोन का हमला देखने को मिला। ड्रोन से टनल शाफ्ट पर बम गिराया गया है उसे तबाह करने के लिए। हिजबुल्लाह को यह कहा जा रहा है मुस्तफा खामनेई की तरफ से कि आप डटे रहिए, आपको हटना नहीं है। इजराइल भी कहा पीछे हट रहा है, वो भी डटा हुआ है और लेबनान में लगातार बड़े हमले कर रहा है। अली ताहिर इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कार्रवाई की गई है। सुरंग पर इजरायली ड्रोन की तरफ से हमला किया गया है और ड्रोन से टनल शाफ्ट पर बम गिराया गया है, जिसके बाद यह जगह भी खत्म। अमेरिका ईरान जंग की वजह से जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके सैन्य संसाधनों और आर्थिक ढांचों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं ईरान फायदे में भी है। उसके हाथ में वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन जो आ गई है, जिसके माध्यम से वो कभी भी अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। और फिलहाल ऐसा लग भी रहा है कि उसने अपना मिशन शुरू भी कर दिया है, बाब अल मंडेब और हॉर्मुज को बंद करके। रिपोर्ट देखें। मिडिल ईस्ट में हुई जंग से पूरी दुनिया टेंशन में है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की सप्लाई लाइन चरमरा चुकी है। दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। पेट्रोल पंपों पर ताले लटक गए। ईरान ने दुनिया की सप्लाई लाइन पर ऐसा कब्जा जमाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। एक और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान काबिज है, जहां से दुनिया की करीब 20% एनर्जी की सप्लाई होती है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान का प्रॉक्सी हूती आतंकी बाब अल मंडेब पर कब्जा जमाए बैठा है। हूती के आतंक की वजह से अब दुनिया की दिग्गज शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को लाल सागर से गुजारने से बचती दिख रही हैं। लिहाजा स्वेज कैनाल का भी कोई खास इस्तेमाल नहीं दिख रहा है। मिस्र की स्वेज कैनाल से होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई। हूती आतंकियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल निर्यात केंद्रों पर हमला किया। यानबू और जीजान जैसे प्रमुख बंदरगाह और तेल रिफाइनरियां निशाने पर हैं, जिससे खाड़ी में तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हूती आतंकी एक ओर लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी की धरती पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले कर रहे हैं। हूती की आक्रामकता के पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा षड्यंत्र माना जा रहा है। मुस्तफा का प्लान खाड़ी देशों के लिए डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा करना है, ताकि इन देशों के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। यही वजह है कि ईरान ने अब हूती को एक्टिवेट कर दिया है और वो लाल सागर से सटे सऊदी के क्षेत्रों को दहला रहा है। हूती आतंकियों ने सऊदी के यानबू पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए और यानबू बंदरगाह को दहलाया।
तो वहीं यमन बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जीजान पर शॉर्ट रेंज रॉकेट से भी हमला किया। यहाँ तेल रिफाइनरी पर भी हमले किए गए। सऊदी अरब ने हॉर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के रूप में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल शुरू किया था। वो इस पाइपलाइन के जरिए लाल सागर से तेल सप्लाई कर रहा था। ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सऊदी अरब के अबकैक से शुरू होकर यानबू बंदरगाह तक पहुंचती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बहरीन, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना तेल इसी पाइपलाइन के जरिए भेज रहे थे। सऊदी अरब खाड़ी देशों के साथ मिलकर इस पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने की तैयारी में था, लेकिन हूती ने यहां हमले कर इस तेल निर्यात केंद्र को भी लगभग बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इशारे पर हूती आतंकी हबशान फुजैरा पाइपलाइन पर भी हमला कर सकते हैं। इसके जरिए यूएई हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करते हुए तेल की सप्लाई करता है। यानी अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी में डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हूती आतंकी एक और सऊदी अरब के इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जहाजों पर भी हमले कर रहे हैं। हूती आतंकी सऊदी अरब के एक के बाद एक जहाजों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूद यानी सी माइंस का जाल बिछा रखा है। समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ईरान ने तुरंत ही खुद को हॉर्मुज का सुल्तान घोषित कर लिया और जहाजों के गुजरने के लिए निर्देश जारी कर दिए। साथ ही निर्देश नहीं मानने वालों पर हमले भी शुरू कर दिए। इस बीच अमेरिकी सेना की मदद से कुछ जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी किनारे यानी मुसंदम प्रायद्वीप के करीब से गुजरने की कोशिश की। इस बीच सी माइंस की चपेट में आने से एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके तुरंत बाद बाकी जहाज लौट गए। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब सी माइंस की चपेट में आने से कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। इससे पहले भी ईरान की बिछाई सी माइंस की चपेट में आने से जहाजों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई थी। साफ है कि एक और हॉर्मुज स्ट्रेट और दूसरी बाब अल-मंडेब दोनों पर ईरान का कब्जा है, यानी उसकी मर्जी के बिना यहाँ से 1 रुपए का सामान भी नहीं गुजर सकता। लाल सागर वो समुद्री रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया का 12% व्यापार गुजरता है। एशिया से यूरोप जाने वाले तमाम मालवाहक जहाज इसी रास्ते से स्वेज नहर होते हुए निकलते हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के डर से इस रास्ते पर सन्नाटा पसर गया है। हूतियों के डर से दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से अपने जहाज निकालना बंद कर दिया है। अब जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यानी केप ऑफ गुड होप से लेकर यूरोप और अमेरिका जाना पड़ रहा है, जिसका नतीजा है जो सफर पहले 10 से 12 दिनों में पूरा होता था उसमें अब 14 से 20 दिन ज्यादा लग रहे हैं। जहाजों का ईंधन खर्च दुगना हो गया है और समुद्री रास्तों का फ्रेट चार्ज यानी जहाज का किराया 300 से 400% तक बढ़ चुका है। सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है दुनिया के काले सोने यानी क्रूड ऑयल पर। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी आरामको को जीजान और यानबू रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। यही नहीं, लाल सागर से गुजरने वाली सऊदी के विशालकाय तेल टैंकरों पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। जीजान रिफाइनरी अकेले हर दिन करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल का शोधन करती है। अगर हूतियों के हमलों की वजह से सऊदी का तेल निर्यात रुकता है या लाल सागर से तेल टैंकरों की आवाजाही ठप होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। और जब तेल महंगा होता है तो दुनिया का हर बाजार हिल जाता है। साफ है कि आज ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से उसकी मर्जी के बिना एक भी जहाज नहीं गुजर सकता, तेल की एक बूंद बाहर नहीं जा सकती, सामान नहीं आ सकते। ऐसे में सवाल सिर्फ ये है कि क्या अमेरिका ये जंग हार चुका है? अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। और अब बात करेंगे यूक्रेन और रशिया से जुड़ी हुई, जहां यूक्रेन में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईंधन ले जा रही ट्रेन में आग लग गई। दक्षिण यूक्रेन में रूसी ट्रेन में ये भीषण आग लगने की जानकारी मिली है
और रशिया हो या यूक्रेन, दोनों ही इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठा रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये ट्रेन ईंधन ले जा रही थी दक्षिण यूक्रेन में रूसी ट्रेन में, लेकिन ये तभी आग लगने की घटना हुई है। हो सकता है कि इस पर हमला किया गया हो, इस वजह से ये आग लगी है, क्योंकि बीते 4 साल से दोनों ही एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ हमले कर रहे हैं। बीते 4 साल से ज्यादा समय से चल रही रशिया यूक्रेन जंग का दायरा अब बढ़ने जा रहा है। एक तरफ नेटो देशों की ओर से कार्रवाई की जा रही है, इस बीच आशंका जताई जा रही है कि जंग में एक बार फिर से उत्तर कोरियाई सैनिकों के आने की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस की जमीन लगातार जंग की आग से धधक रही है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की जमीन को दहला रही हैं। दोनों देशों का एक बड़ा हिस्सा तबाही की आग में धधक रहा है। अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर पहुंच रही है, लेकिन ये जंग थमती नहीं दिख रही। रूस और उत्तर कोरिया का रिश्ता काफी पुराना है। पुतिन और किम जोंग उन की दोस्ती काफी मजबूत है। समय समय पर दोनों देश एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। किम जोंग उन ने अपने जवानों को यूक्रेन की जमीन पर उतारा तो लगा कि रूस का पलड़ा भारी होगा। कुर्स्क इलाके में रूस को भारी बढ़त भी मिली, जिसके बाद अब यह आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया के सैनिक एक बार फिर से जंग में उतर सकते हैं। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया को मदद के लिए धन्यवाद कहा। Once again, I'd like to express my gratitude for your country's support in Russia's special military operation. I'm grateful for your decision to send troops of North Korea's army to help liberate the Kursk region. The valor of your troops has resulted in your soldiers receiving state awards of Russia. We will never forget their feats, and we will honor North Korean heroes alongside our own. उधर उत्तर कोरिया की मंत्री ने भी पुतिन को भविष्य में मदद करने का भरोसा दिया। С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии, российскому народу в их священной войне. Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина российская армия и народ непременно добьется великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства. А также мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами. इससे पहले यूक्रेनी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया ने पुतिन की मदद के लिए 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि ये सैनिक नवंबर तक रूस पहुंच सकते हैं। इन्हें रूसी टुकड़ी को मदद करने के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आक्रामक सैन्य अभियान भी शामिल है। इसके साथ ही सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में भी रूस की तैयारियों के संकेत मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर कोरियाई तैनाती के लिए पहले इस्तेमाल किए गए जहाजों को रूसी बंदरगाहों में देखा गया और कार्गो विमानों के उड़ान पैटर्न से पता चला कि सैनिकों को रूस लाने वाले मार्ग सक्रिय थे। उत्तर कोरिया ने पिछले साल 11,000 सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अप्रैल में उनकी मौजूदगी की पुष्टि की थी। इस बीच खबर है कि रोमानिया ने F-16 जेट से रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि रोमानिया ने मेरोप्स काउंटर ड्रोन सिस्टम हासिल किया। यह सिस्टम सस्ते और 3 फीट लंबे ड्रोन फायर करके आने वाले शाहिद और दूसरे तरह के ड्रोन को मार गिराता है। रोमानिया के राष्ट्रपति के अनुसार रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसने के बाद एक संदिग्ध रूसी ड्रोन को मार गिराया गया। रोमानिया
यूरोपीय संघ और नेटो का सदस्य है। सैन्य गठबंधन ने बताया कि नेटो के ऑपरेशनल कमांड के तहत फितेस्ती एयरबेस से रोमानिया के 2 F-16 फाइटर जेट भेजे गए। उन्होंने काला सागर के ऊपर ड्रोन को मार गिराया। सावेग रूस और यूक्रेन का जंग विस्तार और भी देशों तक हो सकता है और इसकी आशंका यूरोपीय देशों को भी है। शायद यही वजह है कि वो यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर जंग को थमने नहीं देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईरान और यूएस से जुड़ी हुई खबर बताती हूं, जहां ईरान की यूएस और सहयोगी देशों को चेतावनी देखने को मिली है। ईरान के वरिष्ठ नेता इब्राहिम अजीजी का बयान आया है। ईरान पर हमले की कीमत चुकानी पड़ती है, अजीजी ने कहा। यूएस और इजराइल अच्छी तरह जानते हैं यूक्रेन को भी जल्द ही समझ में आ जाएगा, ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका का साथ यूक्रेन की तरफ से इस युद्ध में दिया जा रहा है और सीधे सीधे ईरान पर फोकस करके वो ईरान को उकसाने का काम कर रहा है। इसीलिए अजीजी ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले की कीमत चुकानी पड़ती है। यूएस और इजराइल बहुत अच्छे से जानते हैं और यूक्रेन को भी ये बात बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगी। ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है इस पूरे युद्ध में यूक्रेन की एंट्री को लेकर के। खबरें ऐसी थी कि अमेरिका को छोटे और सस्ते ड्रोन बनाने में यूक्रेन की मदद मिल सकती है और अब ऐसे में सीधे सीधे ईरान ने उसे चेतावनी दे दी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को जितना कमजोर समझ करके हमले शुरू किए थे, लेकिन ईरान वास्तव में उतना कमजोर है नहीं। ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा, ऐसा पलटवार किया, जिसने न केवल अमेरिका और इजराइल बल्कि उसके सहयोगी देशों को भी चकरा करके रख दिया है। ईरान मिडिल ईस्ट की जंग शुरुआत में जितनी आसान और छोटी समझी जा रही थी, वो उतनी असरदार और विनाशकारी साबित हो रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले किए, तो जवाब में अमेरिका ने भी ईरानी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अहम केंद्रों पर भारी बमबारी की गई। सेंटकॉम ने दावा किया कि अमेरिकी सेना के हमलों का मकसद ईरान की हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने की क्षमता को बेहद कमजोर करना है। हालांकि अब अमेरिका ने हमले रोक दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान पर इससे कोई फर्क पड़ा, क्योंकि ईरान तो आज भी खुद को हॉर्मुज स्ट्रेट का बादशाह मानता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया गया कि कुवैत और बहरीन ने ईरान के अंदर घुसकर हमले किए। हालांकि दोनों ही देशों ने इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन इससे संकेत साफ हैं कि अरब देश अब इस लंबी और खूनी जंग में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। ईरानी मीडिया और सैन्य सूत्रों के अनुसार ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपने जवाबी हमलों का निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट के नौसैनिक ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइलों से जोरदार हमले किए गए। इसके बाद वहां कई बड़े विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। उधर ईरान की बड़ी ताकत माने जाने वाले हूती के खिलाफ सऊदी अरब का मिशन जारी है। सऊदी अरब के ठिकानों पर हूती हमले कर रहे हैं, तो सऊदी अरब की सेना उसका जवाब दे रही है।
इस बीच ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका और इजरायल एक बार फिर नया प्लान तैयार कर सकते हैं। पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात में दोनों नेता ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और समझौते पर चर्चा कर सकते हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान पीएम नेतन्याहू का ये व्हाइट हाउस में 7वां दौरा होगा, जो दुनिया के किसी भी दूसरे नेता से कहीं ज्यादा है और इजरायल के प्रति प्रशासन के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है। इस दौरे से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को एक नई दिशा मिल सकती है। इस बीच ईरान से युद्ध में यूक्रेन की भी एंट्री होती दिख रही है। कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हमले के बाद ईरान ने यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ईरान ने ज़ेलेंस्की पर इजरायल के कहने पर काम करने का आरोप लगाया। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं बच जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।